हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आपको पता है 10 अक्टूबर से हमारा प्लान स्टार्ट हो गया था। तो आज 10 अक्टूबर है। तो दो लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, दो लेक्चर आप देख चुके हैं 9 AM पे आप देख चुके हैं बायोलॉजी, जिसमें मैंने ह्यूमन डिजीज़ के बारे में कराया। उसके बाद 10 AM पे आप देख चुके हैं फंडामेंटल राइट, जिसमें मैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 कराया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट, जो कि लूसेंट से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, लूसेंट में प्रॉब्लम क्या किया है इस समय, क्योंकि लूसेंट बीच का लिंकेज को गैप कर देता है। तो मैं उस लिंकेज को भी डालने का कोशिश करूँगा। जैसे लूसेंट ए से ए एक टॉपिक है, सी टॉपिक है। लूसेंट ये नहीं बताया कि भाई इसमें कुछ रिलेशनशिप है, जैसे बीच में बी आता है, ये नहीं बताया। क्लियर? यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, मतलब थोड़ा, क्योंकि अगर कोई एनसीईआरटी किया हुआ है तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो नहीं किया हुआ है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि पता ही नहीं चलेगा भाई कौन सा टॉपिक कब स्टार्ट हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। तो उसको मैं ख़त्म करने का ट्राई किया हूँ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दो स्लाइड में इसलिए डाला हूँ कि ये बाद के लिए रख देते हैं, क्योंकि बाद में जब आपके पास मैं थोड़ा आपको पीडीएफ सेंड करूँगा तो आपको लगेगा कि ये सब थोड़ा बहुत आपको स्कीम वगैरह के बारे में, गवर्नमेंट, मैं आपको समझा दूंगा, चैप्टर के लास्ट में समझा दूंगा। लेकिन पहले चलिए शुरू करते हैं। कुछ पहले डेटा के बारे में डिस्कस करते थे। एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे डेटा, इसके अलावा जो मेरा डेटा है, कि अगर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते या कोई डाउट हो तो सिर्फ इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। सिर्फ एक ही नंबर है हर चीज़ के लिए, चाहे वो आप टेलीग्राम करो, व्हाट्सएप करो, चाहे गूगल पे करो, पेटीएम करो, या आप यूपीआई करो। एक ही नंबर है 9582062485। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है तो आप लिंक पे क्लिक कर दो, नहीं आपसे हो रहा है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करो, लिख देना कि लूसेंट के ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, मैं कर दूँगा। क्लियर? तो पहले कुछ डेटा डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो सबसे पहले दुनिया का जितना क्रॉपलैंड एरिया है ना, नेट क्रॉपलैंड एरिया, टोटल एरिया की बात नहीं करता, नेट क्रॉपलैंड एरिया जितने में खेती होती है उसमें इंडिया कितना है, 9.6%। टोटल क्रॉपलैंड एरिया के में अगर हम देखें परसेंटेज, तो 9 पर ऑलमोस्ट 10% खेत तो इंडिया के पास है। सिर्फ खेत की बात कर रहा हूँ। रैंक इसमें इंडिया का 1 है, मतलब इंडिया से ज़्यादा कोई लैंड का यूटिलाइज नहीं करता क्रॉप के पर्सपेक्टिव से। और भी लोग के पास लैंड ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग एरिया में बहुत नीचे है, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा अपने ज़मीनों को खर्चा करता है किसके लिए, क्रॉप उगाने के लिए। क्लियर? टोटल कितना है याद नहीं रखना है, बस थोड़ा मैंने लिख दिया है क्योंकि आपके बुक में दिया है, 179.8 मिलियन हेक्टेयर। क्लियर? ये डेटा किसका है? डेटा है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, जो 2015-16 में रिपोर्ट आई थी, उनका डेटा है। क्लियर? यहाँ पे बताया गया कि एग्रीकल्चर सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस में नहीं, अभी भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। तो आप बोलोगे कैसे पता चला आपको? भाई 49% पीपल अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 17.4% ही कंट्रीब्यूशन है टोटल जीडीपी में। सबसे ज़्यादा किसका है? सर्विस सेक्टर, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद इसका सेक्टर है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्लियर? तो कुछ, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम, पहले कुछ डेटा हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें पता चल गया कि एग्रीकल्चर का ये डेटा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? अब कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोर्ड के बारे में, प्रोडक्शन बोर्ड के बारे में कुछ बोर्ड है, जैसे कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, पोल्ट्री मीट और पोल्ट्री मीट है यहाँ पे MEAT, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, इंडियन ग्रैप्स प्रोसेसिंग बोर्ड। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताइए इसका हेड क्वार्टर क्या है और किस एक्ट के तहत बनाया गया और कब बनाया गया। तो इस पे क्वेश्चन आता है, आपके बुक में पूरा टेबल दिया हुआ था, मैंने भी वहीं से नोट किया है डायरेक्टली। क्लियर? तो पहला है कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी बोर्ड का हेड क्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में, कर्नाटका में। और ये आपको जान के भी अच्छा लगेगा कि कर्नाटका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का, ऑलमोस्ट 2/3 कॉफ़ी का प्रोडक्शन यहीं से होता है। क्लियर? तो किस एक्ट के तहत? कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत। तो आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन सा एक्ट इसमें प्री इंडिपेंडेंस वाला है। सेकंड है रबर। रबर कहाँ का हेड क्वार्टर कहाँ है? केरला में एक जगह है कोट्टयम,
कोटायम, क्लियर, रबर एक्ट 1947। उसका टी बोर्ड है, टी बोर्ड कहाँ पे, कोलकाता में। आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है कि कहीं और हो सकता है, क्योंकि आसाम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो कहीं आसाम में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस हिसाब से तो हमें यही लग रहा है कि भाई जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ पे बोर्ड बना दो, यहाँ पे नहीं है भाई, गलत करने के चांसेस बहुत हो सकते हैं। टी टी बोर्ड कहाँ पे, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल उसकी कैपिटल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और टी एक्ट 1953 में, क्लियर। उसका टोबैको की बात करें, टोबैको कहाँ पे है, टोबैको बोर्ड कहाँ पे, गुंटूर में। गुंटूर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। टी एक्ट आंध्र प्रदेश 1975, क्लियर। उसके बाद स्पाइसेस की बात करें कहाँ पे, केरला में है, कोच्चि उसका हेडक्वार्टर है। स्पाइसेस एक्ट 1986। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग दिल्ली में है, 2008 में बना एक्ट। इंडियन ग्रेप्स एंड प्रोसेसिंग बोर्ड पुणे में बना है 2009 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन फंसा सकता है कि बताइए कौन पहले बना है कौन बाद में बना है, इस सीरीज में आप सजाइए। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता है इसमें। आसान तो सिर्फ आपको पूछेगा हेडक्वार्टर, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में यही पूछते हैं, हेडक्वार्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी मैं आपको भेज दूंगा PDF, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टयम, टी बोर्ड कोलकाता, टोबैको गुंटूर, स्पाइस कोच्चि, नेशनल मीट है एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग दिल्ली, एंड इंडियन ग्रेप्स प्रोसेसिंग बोर्ड पुणे, क्लियर। एक्ट पता है। उसके बाद एक नया टॉपिक यहाँ पे दो तीन टॉपिक यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐड किया है। ये आपके बुक में डायरेक्ट दिया था, 3-4 टॉपिक आपको बुक में डायरेक्ट दिया था। ये सब हम बाद में भी डिस्कस करते सकते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर आपको ये ना लगे कि भाई ये बुक से बिल्कुल हट रहे हैं। इसलिए बुक में जो टर्म आ रहा है भले ही, क्योंकि बुक में सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में है, एक लाइन लिखा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करता है, ये वाला है, क्लियर। तो लेकिन ध्यान देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सरकार, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताती कौन है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ध्यान देना, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। ये ध्यान रखना कि बताता कौन है, मतलब कि जो पब्लिश कौन करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, भाई व्हीट का इतना होगा, राइस का इतना होगा, और भी बहुत सारे का इतना होगा, बताता है, पब्लिश करता है, नोटिफिकेशन दुनिया को बताता है कौन, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन ये अपने मन से नहीं करता है, क्योंकि इनके पास उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बता सके, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बहुत चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि इंटरनेशनल प्राइस कितना है, कितना प्रोडक्शन होने वाला है, पिछले बार ड्रॉट वगैरह आया था कि नहीं, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, सब कुछ को ध्यान में रखते हो। तो फिक्स कौन करते हैं, मतलब रिकमेंडेशन किनका होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इनका रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट हमेशा मान ही लेते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी है, क्लियर है ना, मतलब ये भी गवर्नमेंट की बॉडी है ना। हाँ, और क्या है, MSP इज द रेट एट व्हिच, ध्यान देना, MSP एक ऐसा रेट है जिस रेट पे गवर्नमेंट बाई करता है, खरीदता है ग्रेन, किससे, फार्मर को। ध्यान देना, कभी कभी एक सिनारियो ऐसा आ जाता है कि फार्मर खेती किया, अगर अच्छा प्रोडक्शन हो गया, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो, गांव में सबका प्रोडक्शन अच्छा है, तो खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो फार्मर सोचेगा यार जैसे तैसे सस्ता हम बेच देते हैं, लेकिन फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फार्मर बोलता है, तो सरकार बोलती है भाई आपको कोई सस्ता बेचने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको कितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ आप हमारे ऑफिस या हम हमारे गोदाम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जाइए, बेच दीजिए, और आपको जितना मैं पहले ही फिक्स कर चुका हूँ, मतलब कि फसल बोने से पहले ही फिक्स कर देते कि 15 रुपये आपको वीट मिलेगी, तो आपको भले ही आपके गांव में 5 रुपये मिल रहा है, 5 रुपये बिक रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, फिर भी हम 15 रुपये आपसे खरीदेंगे, लाइए, क्लियर है ना। तो यही बताया, रीजन बिहाइंड आइडिया ऑफ MSP, ये तो पता ही है, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट है, एक और बॉडी है जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ध्यान देना, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्लियर है ना।
तो सबसे पहले एक स्टैचूटरी बॉडी है। स्टैचूटरी बॉडी का मतलब होता है एक पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है। पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा कौन सा एक्ट है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट। इसका काम क्या होता है कि ऐसे काम जिसमें कोऑपरेटिव लोग ज़्यादा आ सकते हैं, जैसे कोई चीज़ का प्रोसेसिंग करना है, फूड की प्रोसेसिंग करना है, तो बहुत सारे कोऑपरेटिव ग्रुप आ सकते हैं कि भाई मैं फूड प्रोसेसिंग में साथ दूंगा। क्योंकि बाहर की कंपनी आएगी तो बाहर की कंपनी सबसे पहले अपना प्रॉफिट मोटिव देखेगी, लेकिन कोऑपरेटिव्स आएंगे तो उसमें सबका फ़ायदा होगा। तो ये कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। क्लियर है ना? द ऑब्जेक्टिव ऑफ NCDC आर प्लानिंग एंड प्रोमोटिंग, प्लान भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड स्टफ, इंडस्ट्रियल गुड, लाइफ स्टॉक एंड सर्टेन अदर नोटिफाइड कम्युनिटी सर्विस ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ये ध्यान देना कि इसी प्रिंसिपल पे। क्लियर? और इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, रीजनल ऑफिस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? और अपेक्स फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक्सक्लूसिवली डेवलप है। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना। इन्होंने एक स्कीम लाया था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक स्कीम आया था मिशन सहाकर 22। इसका एम था, एम जो हमारा एम है, सरकार का एम है कि फार्मर का इनकम डबल करना है बाय 2022। तो इस एम को पूरा करने के लिए एक स्कीम लाया गया था मिशन सहाकर। किसके द्वारा? NCDC। भाई ये स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी एक बार और इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है? स्टैचूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और मतलब सोल अथॉरिटी है, मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे अपेक्स फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है ना? और यही बात सब इसका। एक और है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। नाम से पता है भाई वेयर हाउस पे काम करेंगे। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी किसके अंदर आएंगे? ऑब्वियसली वेयर हाउस किसके लिए ज़रूरत है? वेयर हाउस स्टील को रखने के लिए ज़रूरत है? नहीं भाई, वेयर हाउस यहाँ पे बात चल रही है फूड के लिए। वेयर हाउस फूड वगैरह, जो फूड पेरिसेबल आइटम ख़राब हो जाते हैं, तो वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी किसके अंदर आएगी? डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, और भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आती है। क्लियर? एक स्टैचूटरी अथॉरिटी है, किसके अंदर आती है हम देख लिया पहले, इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है? कंपोजिशन है कि एक चेयरमैन होते हैं, ये ध्यान नहीं रखना है। क्लियर? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके चेयरमैन कोई मिनिस्टर नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब देखना एक और यहाँ पे आपका डेटा दिया था। डेटा क्या था यहाँ पे? आपके बुक में ही दिया था, बहुत लार्ज पेज में दिया था। मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ध्यान देना, मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या लिखा हुआ है? मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। सिंपल, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो लोग अपने मंथ में खर्चा करते हैं। रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरिया अपना 50% से ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम पे खर्चा करते हैं। भाई कमाई ही कम होती है ना, पहले फूड तो पूरा कर ले, लेकिन अर्बन एरिया में ही थोड़ा कम है। क्लियर है ना? फूड आइटम क्या हो सकते हैं पता है, नॉन फूड आइटम क्या हो सकते हैं आपको पता है। क्लियर है ना? क्लियर? अब नेक्स्ट है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान सकते हैं। अर्बन एरिया में, जो अर्बन एरिया का देखो मंथली कंजम्पशन है, मंथली खर्चा है, अर्बन का ज़्यादा होगा, शहरों का कम होगा, ये तो आपको ही पता है। अर्बन का ज़्यादा होगा, शहरों का कम होगा, ये वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो रूरल एक्सपेंडिचर कितना है। पहले देखो चेंज इन रूरल एक्सपेंडिचर इतना था, पहले 2011 में इतना था, और उसके बाद इतना 2017-18 में इतना करा। चेंज इन अर्बन एक्सपेंडिचर कितना हुआ? इतना से पहले लोग इतना % खर्चा करते थे, अब इतना। तो ये वाला आप ध्यान रही भी रखो ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं। आपके बुक में दिया था ये वाला पॉइंट, तो मैंने पिक्चर सर्च किया तो ये वाला आया, तो मैंने सोच लिया यही वाला नाम भी वहाँ पे दिया था, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। किसने किया? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ने। क्लियर? कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ध्यान नहीं रखना। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? डिफरेंट 8.8% फॉल इन रूरल एक्सपेंडिचर टू 2017-18 सर्वे। द हिंदू फ्रॉम इन्फ्लेशन एडजस्ट, और 2% ग्रोथ इन अर्बन स्पेंडिंग। क्लियर है ना? ये क्या देखो समझ गया।
ये जो डेटा है ना, यहाँ पे मैंने देखा नहीं था, ये डेटा है ना, ये थोड़ा पुराना डेटा दिया हुआ है। ये जो डेटा है ना, ये लिखा हुआ है कि 2009-10 से कंपेयर किया। बस हमें यहाँ पे आपके बुक में ये दिया था कि 2017-18 में जो रूरल एक्सपेंडिचर था वो और कम गया, अर्बन थोड़ा इंक्रीज हो गया। बस ये ध्यान रखना है, क्लियर है ना। रूरल और कम गया, अर्बन थोड़ा इंक्रीज हो गया। डेटा पे आप ज़्यादा फोकस नहीं भी करो ना, क्योंकि मैं डेटा को ज़्यादा आपको कम से कम डेटा देने का ट्राई करता हूँ, और डेटा ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी सर्वे में। तो इस पेज को आप साफ साफ छोड़ सकते हो ना, लेकिन ये बात, बस ये थीम ध्यान रखना। बस यही मुझे ज़रूरत है कि रूरल एरिया में ज़्यादा पैसा लोग खर्चा करते हैं फूड आइटम पे अर्बन के रिस्पेक्ट में, बस इतना ध्यान रखना। आप देखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता है, क्योंकि आपको भी पता है कि 1962 में हम चाइना के साथ लड़ाई किए, 65 में 1961 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ, उसका 66, 67, मतलब 65, 66, इन सब में इतना बार ड्रॉट आया था ना, 2 बार बहुत मेजर ड्रॉट आया, जिसके बाद हमारी प्रोडक्शन बिल्कुल कम गई, प्रोडक्शन बिल्कुल कम गई। तो हमें चाहिए था कि हम ऐसा कोई सीड्स यूज करें जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो हमें एक बंदे का साथ मिला जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। वो उस समय के ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने एक बंदे को रिक्वेस्ट किया। वो बंदा कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। ये मैक्सिको के थे। मैक्सिको में ग्रीन रिवोल्यूशन आने का मेन कारण इन्हीं को माना जाता है, क्लियर। तो मैक्सिको में इन्होंने क्या किया, ऐसे प्रोडक्शन किया जिसमें वो एक ड्वार्फ वैरायटी का उगाते थे, कि मतलब कि ऐसा नहीं कि प्लांट जितना आप न्यूट्रिएंट देते हो, प्लांट सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है, उसमें फल वगैरह आ ही नहीं रहा है। ये बोला कि नहीं, हम ऐसा वैरायटी उगाते हैं जिससे पेड़ छोटा छोटा हो, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रूट्स हो। फ्रूट इन द सेंस मैं वीट की बात करता हूँ, वीट के जो दाने होते हैं वो ज़्यादा हो। तो इनके कारण ही इंडिया में आया, इनको इनवाइट किया गया था। लेकिन इन्होंने इंडिया में बोला कि ड्वार्फ वैरायटी इंडिया में पॉसिबल नहीं है। आप सेमी ड्वार्फ करते हैं ना, कि इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से, क्लियर, सेमी ड्वार्फ। लेकिन आपसे पूछेगा फादर कौन है, तो फादर आपको बोला जाता है, फादर स्वामीनाथन को ही बोला जाता है, क्लियर। फादर बोला जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर इनको बोला जाता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? हाई यील्डिंग वैरायटी, केमिकल फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन होगी, और इरिगेशन की ज़रूरत होती है, क्लियर है। ये सब होता है, रैपिड ग्रोथ हो जाएगा फूड ग्रेन में। और उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी 2 चीज़ों में मेन यूज हुआ, स्टार्टिंग में व्हीट एंड राइस में, और बाद में और अलग अलग चीज़ों में यूज हुआ, मतलब अलग अलग क्रॉप्स में, मेज, सोयाबीन, शुगर केन वगैरह सब में, क्लियर ना। फ़ायदा के साथ नुकसान भी हुआ। फ़ायदा क्या क्या हुआ कि प्रोडक्शन इनका इतना इंक्रीज हुआ कि हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए। पहले आपको पता है कि हम PL 480 के तहत हम अमेरिका से मंगवाते थे अनाज, जो ख़राब क्वालिटी का होता था, फिर भी टाइम पे नहीं पहुंचाता था। फिर अमेरिका में दबाव भी डालता था कि जो इंटरनेशनल इशू जो होते हैं ना, उसमें इंटरनेशनल इशू में वो अमेरिका का साथ है, मतलब अमेरिका के हाँ में हाँ भरे, क्लियर। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इस बॉडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन आ जाएगा तो क्लियर है ना। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था एज ए सोसाइटी। किस एक्ट के तहत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो 1860 है उसके तहत। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देना, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। किस डिपार्टमेंट के अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ध्यान देना, सबसे ऊपर आती है एक मिनिस्ट्री के अंदर आती है 2 डिपार्टमेंट। कौन कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। एक और आती है डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE। इस DARE के अंदर आता है ICAR। मिनिस्ट्री जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसके अंदर 2 बॉडी आती है, 2 डिपार्टमेंट आती है। एक कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, और इसके अंदर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ICAR। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मिनिस्ट्री के अंदर नीचे 2 डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ICAR। इसी ICAR के डायरेक्टोरेट जनरल थे कौन थे भाई बताओ? MS स्वामीनाथन। क्लियर? इसको जानने की जरूरत नहीं है, ये मैं वैसे ही डाल दिया था। अदर जो रिवॉल्यूशन है कौन कौन है? वाइट रिवॉल्यूशन जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, और एक किसका इनिशिएटिव है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट में, ध्यान देना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का इनिशिएटिव है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और एक और चीज़, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किनको बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन बोलते हैं? MS को बोला जाता है, MS स्वामीनाथन को। क्लियर? ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए है? ऑब्वियसली फिशरीज के लिए है, और ये नॉर्मल बात है कि फिशरीज रिसोर्स, इनलैंड और मैरिन फिशरी का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्लियर है ना? ये दुनिया का जो वाइट रिवॉल्यूशन है ना, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो इंडिया को एक मिल्क डेफिशिएंट नेशन से दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। क्लियर ना? कुछ और रिवॉल्यूशन है जैसे येलो वाइल्ड सीड्स के लिए, गोल्डन फाइबर जूट के लिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए, सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए, रेड रिवॉल्यूशन मीट प्रोडक्शन के लिए, येलो रिवॉल्यूशन वाइल्ड तेल वगैरह के लिए, गोल्डन किसके लिए? जूट के लिए, गोल्डन फाइबर, ध्यान रखना। गोल्डन रिवॉल्यूशन, इन दोनों में कन्फ्यूज हुए थोड़ा, फाइबर की बात करेंगे तभी तो जूट आएगा, रिवॉल्यूशन सिंपल करेंगे तो हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, फ्लावर। सिल्वर फाइबर में कॉटन आता है, रेड रिवॉल्यूशन में मीट प्रोडक्शन आता है। यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। भाई जो भी टॉपिक आपका आ रहा है ना बुक में, उस टॉपिक को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको बुक का सीधा बुक से करा रहा हूँ, कोई कुछ था पता नहीं चला कि वो कहाँ से आ रहा है टॉपिक, पता नहीं कहाँ से आना। क्योंकि जैसे मैं सीधा ICAR को छोड़ देता तो वही चीज़ आप मिनिस्ट्री वाले टॉपिक से डिस्कस करते हैं ना, वही हम करेंट से डिस्कस करते, भाई साथ साथ कर लेते हैं ना। क्लियर है? मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।